हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच फिर से जुड़ने के लिए और कुछ नया चीज सीखने के लिए। आज की जो क्लास है वो जावा की प्रीवियस क्लास की जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स हमने स्टार्ट किया था सीखना, उसका कंटिन्यूअस पार्ट होगा। तो अगर अभी तक कोई डाउट्स है, अभी तक आपने कमेंट सेक्शन में नहीं दिया है कोई आपकी कंफ्यूजन, तो प्लीज शेयर कीजिए ताकि हम उस पे और डिस्कशन करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के टॉपिक। ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में जहां तक सीखे थे, मेरा स्क्रीन में आपको विजुअल होगा। तो हमने लास्ट क्लास तक एडवांटेजेस ऑफ ओप्स को कवर किए थे। नेमिंग कन्वर्सेशन कैसे होता है जावा क्लासेस में वो सीखे थे। ऑब्जेक्ट एंड क्लास की स्ट्रक्चर और टेम्पलेट्स और उसको कैसे क्रिएट करना, कितने अप्रोचेस हम यूज कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज और रेफरेंस के थ्रू, या फिर कोई भी अप्रोच के थ्रू कैसे हम उसको यूज करेंगे, वो सब चीज सीखे थे। आज की क्लास में हम बाकी कुछ और आइटम्स सीखेंगे ऊप्स का। तो ये सेकंड स्टेप होगा, थोड़ा सा एडवांस चीजें सीखने की। जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कॉन्सेप्ट्स में बेसिक चीजें सीखते थे, उसका कंटिन्यूअस पार्ट है और थोड़ा सा एडवांस चीजें सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे स्क्रीन में दिख रहा है कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर्स क्या कहते हैं कि इसके नाम से ही कुछ ऐसे लगता है कि हमें कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है, मतलब कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है ना, जावा में हमारा जो मेन पॉइंटर होता है, मेन अट्रैक्शन होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो कंस्ट्रक्टर जो है, हो सकता है कि ऑब्जेक्ट को पॉइंट करके कुछ चीजें बना रहा हूँ। यस, डेफिनेटली दिस गेस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कंस्ट्रक्टर क्यों यूज किया जाता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो, उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के टाइम पे अगर कुछ आप टेम्पलेट उसमें डालना चाहते हो, टेम्पलेट इन द सेंस उस ऑब्जेक्ट के जितने भी प्रॉपर्टीज है, एसेट्स है, उन एसेट्स को कुछ वैल्यू बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करना चाहते हो, तो कंसेप्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो एक अप्रोच हो सकता है। तो चलो डिटेल्स में देखते हैं कि क्या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें लिखा गया है कि इन जावा ए कंस्ट्रक्टर इज ए ब्लॉक ऑफ कोड्स सिमिलर टू द मेथड। बिल्कुल सही बात है। जैसे मेथड दिखता है, कंस्ट्रक्टर भी वैसे ही सिंटैक्टिकली प्रेजेंट होते हैं। It is called when an instance of the class is created. At the time of calling constructor, memory for the object is allocated. ठीक है। जो भी टाइम ऑफ रन टाइम होता है, एग्जीक्यूशन टाइम होता है, उस टाइम पे जब भी हम वो कोड पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां पे हमारा कंस्ट्रक्टर डिफाइन होता है, उसी टाइम पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। और जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है अपनी जेवीएम, तो उस क्लास का जो भी साइज है, मतलब जितने भी डेटा उसको चाहिए, जितने स्पेस इसको चाहिए, वो सारे चीज की इंस्टेंसिएशन होती है और वहां से वो जावा की हीप मेमोरी से उसको मेमोरी मिलता है। जावा की हीप मेमोरी क्या होता है, स्टैक मेमोरी क्या होता है, वो सब चीजें हम आगे जाके सीखेंगे। अभी के लिए आप इतना जान सकते हो कि जितने भी उसको रिक्वायरमेंट होता है, जो मेमोरी ओरिएंटेड चीजें होती है, उसको नीड होती है एक ऑब्जेक्ट को, वो सब की इनिशियलाइजेशन, वो सब की फुलफिलमेंट हमारा इस टाइम पे होता है जिस टाइम पे कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग होती है। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड व्हिच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बताया, एक ऑब्जेक्ट कि पूरा डेफिनेशन को आप अगर डिफाइन करना चाहते हो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, तो आप एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हो। कंस्ट्रक्टर भी अलग अलग टाइप का है, आगे हम पढ़ेंगे अभी बहुत जल्दी। लेकिन अभी के लिए हम इतना समझ सकते हैं, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं, उस टाइम पे कंस्ट्रक्टर की हेल्प से उसको इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। एवरी टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग द न्यू कीवर्ड, एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, आपको क्या यूज करना पड़ेगा? न्यू करके लिखते हो आप, न्यू समथिंग, न्यू दैट, न्यू समथिंग। तो उस केस में हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है और कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर्स है, वो अभी आगे हम सीखेंगे। इट कॉल्स ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ देर इज नो कंस्ट्रक्टर अवेलेबल इन द क्लास। इन सच केस जावा कंपाइलर प्रोवाइड्स ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब क्या है?
अगर आप अपनी क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर की बॉडी डिफाइन नहीं करते हो, उसकी सोर्स कोड नहीं लिखते हो कंस्ट्रक्टर के, तब भी जब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो न्यू लगा के वो क्लास का नाम फिर कंस्ट्रक्टर के पैरेंथेसिस जैसा पैरेंथेसिस प्रोवाइड करते हो, तब जावा की जो कंपाइलर होता है वो डिफॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर है उसको वो स्पेसिफाई करता है। वो समझता है कि इसने डिफॉल्ट वैल्यू के साथ आपकी ऑब्जेक्ट की जितने भी प्रॉपर्टी है उसको इनिशियलाइज करने के लिए इंटेंड किया है, और उसी के बेसिस पे वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देता है। तो इससे समराइज्ड फॉर्म यही होता है, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और आप अगर उसको कॉल नहीं करते हो, मतलब कंस्ट्रक्टर की पॉइंटर आप नहीं डालते हो अपने सोर्स कोड में, तो उस केस में वो क्या करता है, जितने भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की टेक्निक है, सिंटैक्स है, वो कंपाइलर के थ्रू इनिशिएट होके आपकी जितने भी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज है, वो सबके डिफॉल्ट वैल्यू के साथ इनिशियलाइजेशन हो जाता है। अब चलते हैं कि कितने टाइप की जो कंस्ट्रक्टर्स है वो कैसे काम करता है, और ये जो कंस्ट्रक्टर है ये मेथड से कैसे डिफरेंशिएट होते हैं। कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव द सेम नेम एज द क्लास नेम विद इन व्हिच इट इज डिफाइंड, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर मेथड इन जावा। मतलब क्या है ना, जो भी कंस्ट्रक्टर आप लिखोगे उस कंस्ट्रक्टर, सारे कंस्ट्रक्टर किसी भी टाइप की कंस्ट्रक्टर आप बनाओ जावा कोई एक सोर्स कोड के अंदर आपकी, उसके अंदर उसकी नाम, जो कंस्ट्रक्टर के नाम जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए आपकी क्लास नेम की जैसा। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट क्लास लेते हो, तो उसकी जो कंस्ट्रक्टर लिखोगे आप, उसी स्टूडेंट से ही पैरेंथेसिस स्टार्ट करोगे, पैरेंथेसिस एंड करोगे, फिर कर्ली ब्रेस देके उसकी बॉडी डिफाइन करके आप डिफाइन कर सकते हो। तो इससे क्या मतलब आता है कि जो कंस्ट्रक्टर है इसकी जो नेमिंग कन्वेंशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए आपकी क्लास के जैसा। कंस्ट्रक्टर डू नॉट रिटर्न एनी टाइप ऑफ व्हाइल मेथड्स हैव द रिटर्न टाइप और void इफ डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। मतलब क्या है, जैसे कंस्ट्रक्टर की नेमिंग के लिए हमें क्लास की नेम को यूज करना कंपलसरी है, लेकिन मेथड के लिए ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। सिमिलरली जो रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप क्या होता है, कोई आप मेथड लिखते हो, उस मेथड का काम हो जाने के बाद जो वो मेथड के अंदर कोड एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद जो रिजल्ट आपको वहां से एक्सपेक्टेड होता है, वहां से वो मेथड के थ्रू आपका अगर वो रिजल्ट को किसी और मेथड के थ्रू पास ऑन करना है, तो आप वहां पे रिटर्न टाइप यूज करते हो। जो भी ऑब्जेक्ट आप, जो भी रिजल्ट की डेटा के टाइप के अकॉर्डिंग जो आप डेटा रिटर्न करते हो, उसी के बेसिस पे उसकी रिटर्न टाइप स्पेसिफिकेशन करना पड़ता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। ये दूसरा डिफरेंशिएशन है फ्रॉम ए मेथड टू द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का भी रिटर्न टाइप नहीं रखता है, आप रिटर्न टाइप को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। Constructors are called only once at the time of object creation, while methods can be called any number of times. जब आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तभी आपकी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और ये वन टाइम होता है। कभी भी जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तभी होगा। आप ऑब्जेक्ट को अगर यूज करते हो 100 बार, तो 100 बार आपको कंस्ट्रक्टर को कॉलिंग पॉइंट नहीं पहुंचेगी। तो लेकिन अगर मैं मेथड की बात करूं, वो एक मेथड, अगर आपकी ऑब्जेक्ट का कोई भी एक मेथड है, वो अगर ऑब्जेक्ट में 100 जगह यूज कर रहा हूं, तो वो 100 जगह में से 20 30 40 50 जितने भी हमारा यूसेज रिक्वायर करेगा, हम उतनी नंबर ऑफ टाइम से हम क्या कर सकते हैं, उस मेथड को कॉल करते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि ए मेथड कैन बी कॉल्ड एनी टाइम while the usage of object, whereas a constructor gets called only one time at the time of creation of the object। ठीक है। इस तरीके से हमारा कंस्ट्रक्टर की डिफॉल्ट डेफिनेशन आती है। अब हम समझ में आती है, ठीक है, ये सब चीजें तो इसकी डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी डिस्क्रिप्शन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब हम इसको अगर रियली रिक्वायरमेंट समझने की कोशिश करेंगे, इसकी नीड क्या है ना, उसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं। इसमें बता रखा है, think of a box. If we talk about a box class, then it will have some class variables, length, breadth, height,
व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग इट्स ऑब्जेक्ट, मतलब जब भी हम कोई बॉक्स को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, वो बॉक्स की साइज क्या होगा, उसकी हाइट क्या होगा, विड्थ कितना होगा, लेंथ कितना होगा, ये सब चीजें हमारे दिमाग में आती है। और उस लेंथ के अकॉर्डिंग जब हम उसकी आंसर्स प्रोवाइड करेंगे, तब उसी के अकॉर्डिंग हमारा वो बॉक्स क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि एक कारपेंटर को बुलाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आप एक बॉक्स बना लो। तो वो पूछेगा आपके कितना बड़ा साइज क्या होगा, है ना? तो जैसे उसने क्वेश्चन किया, अगर मैं उस पे डिफाइन करता हूँ कि नहीं, हाइट मेरा 15 सेंटीमीटर होना चाहिए, विड्थ मेरा 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेंथ मेरा 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो वहां पे हमने क्या किया, इनिशियलाइज किया उसकी प्रॉपर्टी को। तो उस प्रॉपर्टी इनिशियलाइजेशन को हम जिस टाइप की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं, उसी को बोलते हैं हम parameterized constructor, or a construction of object with different values of the object। एक ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करेंगे, उसमें अगर मैं अपने को कस्टम ओन प्रॉपर्टी डिफाइन करना चाहता हूं, तो वो चीज हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू अचीव कर सकते हैं। अगर मैं नहीं यूज करता हूं, अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर सकता हूं, तो जो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट है, कारपेंटर जैसे दूसरे लोगों के लिए बनाता है बॉक्स, वो उसी साइज रे, वो स्टैंडर्ड साइज जो उनके पास टेम्पलेट होगा, उस साइज से आपको एक बॉक्स बना के दे देगा। तो आपकी कस्टम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग माइट बी इट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, बट वो बॉक्स बना के दे देगा। तो उस केस में उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहेंगे। तो ये जो दो टाइप की कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे डिस्कस किया, एक है कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसमें कोई वैल्यू हम नहीं देंगे, और दूसरा है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर्स हम प्रोवाइड करेंगे, आर्गुमेंट्स हम प्रोवाइड करेंगे कि उसकी हाइट की वैल्यू इतना होना चाहिए, वेट का वैल्यू इतना होना चाहिए, लेंथ का वैल्यू इतना होना चाहिए, ताकि मुझे उस साइज की अकॉर्डिंग मुझे वो बॉक्स की ऑब्जेक्ट मुझे मिले। तो वहां पे मैं क्या किया उसमें, मैं उसको डिफाइन किया कि उसकी साइजेस, उसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस चाहिए। इस तरीके से कंस्ट्रक्टर को भी हम जावा में देखने को मिलता है, हमें जावा में। तो this is called parameterized constructor। So constructor are always used to assign the values of the class variable at the time of object creation, either explicitly done by the programmer or by Java itself। जब भी आप क्रिएट करते हो कोई ऑब्जेक्ट, जब आप न्यू करके लिख देते हो, अगर अब उसमें कोई वैल्यू पास करना चाहते हो, तो हम, मतलब जो डेवलपर जो सोर्स कोड लिख रहा है, वो उसकी वैल्यू को असाइन करा रहे। सपोज एक क्लास के अंदर, एक स्टूडेंट क्लास के अंदर 5 प्रॉपर्टी थे, नेम, आईडी, रोल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब वैल्यू आप अगर कंस्ट्रक्टर में देते हो, तो वो वैल्यू जाके अपडेट होगा। अगर नहीं देते हो, तो क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, स्ट्रिंग का डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है, इंट का डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। इस तरीके से जो भी आपने फील्ड ले रखा है, उस ऑब्जेक्ट के पास वो इनिशियलाइज होता है। लेकिन वो भी इनिशियलाइजेशन जो जावा कंपाइलर है वो करता है, खुद करता है। तो इस तरीके से कोई भी एंगल से अगर हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कंस्ट्रक्टर, उसका गोल क्या है, सिंपली इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, उनकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए जो अप्रोच को हम यूज करते हैं जावा में, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। व्हेन कंस्ट्रक्टर कॉल, ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर रखा है, कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होती है जब कोई ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते हैं। ईच टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग ए न्यू कीवर्ड, एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर, it could be the default constructor or the parameterized constructor or any copy constructor or any type of constructor is invoked to assign initial values to the data members of the same class। rules for writing constructor as follows। तो इसने ये बता दिया कि जो भी आप कंस्ट्रक्टर आप कॉल कराते हो, जब भी न्यू की केस में आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ट्राई करते हो, उस टाइम पे एटलीस्ट वन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर आपकी इनवोक होता है। तो दिस इज द टाइम व्हेन ए कंस्ट्रक्टर गेट्स कॉल्ड। अब ये कंस्ट्रक्टर जो हम डिफाइन करते हैं, वो डिफाइन
जो आइटम्स है उसमें जो रूल्स अप्लाई होता है वो क्या क्या होती है ना। मेनली 3 कंस्ट्रक्टर रूल्स हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले द कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास मस्ट हैव द सेम नेम एज द क्लास नेम इन व्हिच इट रिसाइड्स। जब भी आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हो उसके नाम और क्लास का नाम में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आप स्टूडेंट का एस छोटा लिखे हो तो कंस्ट्रक्टर का भी छोटा लिखोगे, बड़ा लिखे हो तो बड़ा लिखोगे। केस के साथ मतलब एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट थंब रूल ऑफ क्रिएटिंग ए constructor. A constructor in Java cannot be in abstract, final, static और synchronized. जावा में बहुत सारे कीवर्ड्स है विथ रेस्पेक्ट टू फीचर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। आप वो फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए आप कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो कंस्ट्रक्टर को, फाइनल नहीं कर सकते हो, स्टैटिक नहीं कर सकते हो और सिंक्रोनाइज्ड भी नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से कुछ चीजें को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट, फाइनल, स्टैटिक एंड सिंक्रोनाइज्ड ये चारों चीज हो नहीं सकता। ठीक है। एसएस मॉडिफायर्स कैन बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन टू कंट्रोल इट्स एसएस, दैट इज व्हिच अदर क्लासेस कैन कॉल द कंस्ट्रक्टर। मतलब आप कुछ कीवर्ड जैसे एब्स्ट्रैक्ट, फाइनल, स्टैटिक, सिंक्रोनाइज्ड यूज नहीं कर सकते हो, दैट्स फाइन। लेकिन आप क्या कर सकते हो, एसएस मॉडिफायर आप यूज कर सकते हो ताकि कौन सा जगह से आप उस क्लास की कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हो। मतलब ऑब्जेक्ट जब आप क्रिएट करते हो, मान लो कि एक क्लास है और उस क्लास में मेन मेथड है, दूसरे एक क्लास है जो कि आपकी आपकी क्लास के अंदर तो नहीं है, एक आउटर क्लासेस में है, लेकिन आपकी सेम पैकेज के अंदर है या फिर सेम डायरेक्टरी में है जहां पे आपकी क्लास पड़ी है। तो उस केस में आप कुछ ऐसे स्पेसिफायर अगर करते हो, प्राइवेट कर देते हो, तो वो कंस्ट्रक्टर बाहर से एसेस नहीं हो पाती है। पब्लिक करते हो तो वहां से आप यूज कर सकते हो। इस तरीके से एसेस स्पेसिफायर के बारे में जब हम डिटेल में सीखेंगे तो उसका कंसेप्ट सीखेंगे। लेकिन हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के लिए थर्ड रूल क्या अप्लाई करते हैं ना, कंस्ट्रक्टर के लिए हम एसेस स्पेसिफायर को यूज कर सकते हैं ताकि उसकी कंट्रोल ऑफ एसेस को हम मॉनिटर कर सके और रेस्ट्रिक्ट कर सके whenever it is required. So by far we have learned constructors are used to initialize the object state like methods. A constructor also contains a collection of statements, that is instructions, that are executed at the time of object creation. इसका मतलब क्या है, जैसे ऑब्जेक्ट के जैसे मेथड के अंदर सोर्स कोड हम लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, कलेक्ट ऑफ स्टेटमेंट्स बोलते हैं या सोर्स कोड बोलते हैं। जैसे एक मेथड के अंदर सोर्स कोड की बॉडी डिफाइन होती है, ऐसे ही कंस्ट्रक्टर के अंदर भी आप कुछ जो भी लाइंस लिखते हो, कोड लिखते हो, वो कोड तब एग्जीक्यूट होता है जब आपकी कंस्ट्रक्टर कॉल होती है, या फिर इनडायरेक्टली हम बताएंगे तो जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है। तो दिस इज द पॉइंट्स वी नीड टू रिमेंबर। अब आते हैं टाइप, कितने टाइप की कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। बेसिकली अगर देखेंगे तो दो टाइप होता है, लेकिन हम तीसरी टाइप को भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि सी प्लस प्लस में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था तो उस टाइप का चीजें हैं। तो हम कॉपी कंस्ट्रक्टर जो थर्ड आइटम है उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं जावा में, बट एक्चुअली में कॉपी कंस्ट्रक्टर होता नहीं है जावा में। आप उसकी अप्रोच को यूज कर सकते हो। तो अगर आप ओवरऑली बात करेंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, थर्ड जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है नहीं, ऐसे एम्बिग्युइटी होती है। लेकिन आप बोल सकते हो कॉपी कंस्ट्रक्टर जावा में नहीं होती है, लेकिन उसके फीचर को आप यूज कर सकते हो। चलो देखते हैं कि कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने पढ़ा है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम में, कोई सोर्स कोड में, कोई क्लास फाइल के अंदर आप कोई भी कंस्ट्रक्टर की बॉडी डिफाइन नहीं करते हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिखा रखा है, ये बाइक वन करके एक क्लास है, यहाँ पे लाइन नंबर 4 जो है बाइक वन की कंस्ट्रक्टर डिफाइन करता है। ठीक है, ये बाइक वन क्लास है, इसके अंदर मेन मेथड है लाइन नंबर 9 पे, और बाइक वन बी इक्वल टू न्यू बाइक वन, ये क्या करता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, राइट। इसके बाद बी डॉट करके जो भी इसके अंदर कोड होगा उस कोड को मैं यूज कर सकता हूँ। ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, बाइक वन करके सेम नाम से, मैंने बोला कंस्ट्रक्टर कब कैसे क्रिएट होता है, जैसे ये मेन मेथड और बाइक वन तो अलग अलग नाम हो गए, लेकिन बाइक वन अगर क्लास नेम है तो कंस्ट्रक्टर नेम भी बाइक वन ही होना चाहिए। डिफरेंस क्या होगा, ये एक मेथड जैसा दिखेगा। तो ये बाइक वन, देन
parenthesis start, parenthesis end, curly brace start, curly brace end। ये बाइक वन के अंदर हमने क्या लिखा, बाइक इज क्रिएटेड। इसमें बाइक इज क्रिएटेड के साथ साथ आप अगर लिखते हो दिस इज माय कंस्ट्रक्टर, तो आपको प्रिंट होगा बाइक इज क्रिएटेड, दिस इज माय कंस्ट्रक्टर। इसका मतलब क्या है, जब भी आपकी ये जो लाइन नंबर 11 में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तब ये कॉल होती है, ये कंस्ट्रक्टर, ये हमने पढ़ लिया है। तो इसीलिए हम लाइन नंबर 6 को तब देख पाएंगे जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके लाइन नंबर 11 एग्जीक्यूट होगा। तो इसी को अगर हम एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में पढ़ेंगे, ए कंस्ट्रक्टर दैट हैज नो पैरामीटर्स इज नोन एज डिफॉल्ट constructor। A default constructor is invisible and we write constructor with no arguments। The compiler does not create a default constructor, it is taken out, it is being overloaded and called parameterized constructor। The default constructor change into parameterized constructor but parameterized constructor can't change the default constructor। कहने का मतलब है कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो और सोर्स कोड में अगर आप डिफाइन करके रखे हो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है। आप अगर देखोगे ये मेथड में दो टाइप का मेथड हो सकता है, पैरामीटराइज्ड मेथड्स एंड नो आर्गुमेंट मेथड्स। तो नो आर्गुमेंट मेथड जैसा आप एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे डिफाइन कर रखे हो, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं दिए हो, तो जब भी ये कॉल होगा ये क्या करेगा, इसको कॉल कर देगा बाय डिफॉल्ट और यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा। समझ में आ गया, क्योंकि आपने यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रखा है। दैट्स ऑल अबाउट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सेकेंड टाइप क्या होती है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड का मतलब क्या है, कुछ पैरामीटर आप पास करते हो उस कंस्ट्रक्टर के लिए। तो कंस्ट्रक्टर का रूल नंबर 1 क्या है, इट शुड बी सेम नेम ऑफ क्लास। सो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा ये मेरा सोर्स कोड लाइन नंबर 1 to 20, तो यहाँ पे मेरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहाँ पे है, लाइन नंबर 5 पे, स्टूडेंट 4, राइट। स्टूडेंट 4 की क्लास है, स्टूडेंट 4 में देखो, लेकिन इसमें क्या पास कर रहा हूँ, इंट आई इंट स्ट्रिंग एन। प्रीवियस क्लास में भी देखेंगे यहाँ पे हम पैरामीटर पास नहीं किए थे लाइन नंबर 4 में, लेकिन यहाँ पे अगर लाइन नंबर 5 में देखोगे यहाँ पे हमने पैरामीटर पास किया। ये स्टूडेंट 4 जो है इंट आई स्ट्रिंग एन, दो पैरामीटर को ये पास ऑन करके आगे बढ़ रहा है। तो इसमें अगर मैं देखूं, आईडी ले लिया इक्वल टू आई, नेम इक्वल टू एन, मेथड टू डिस्प्ले द वैल्यूज void display system dot out dot println id प्लस, यहाँ पे एक मेथड डिक्लेयर हुआ, फिर मेन मेथड डिक्लेयर हुआ। यहाँ पे देखो लाइन नंबर 14 में इसने ऑब्जर्व किया, सबसे पहले में क्या किया, आईडी 111 मेरा नाम दे दिया और आईडी 2 में एक और नाम दे दिया एक स्टूडेंट का। तो ये दोनों की नाम यहाँ पे आएगा, दो बार अलग अलग ऑब्जेक्ट हुआ। जैसे ये S1 है, S1 को हमने 111 और विभू पास किया था, S2 को हमने 222 और पंखुड़ी पास किया था। तो जैसे मैं S1 डॉट डिस्प्ले करूंगा, ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट क्या कर रहा है, आईडी प्लस नेम। तो ये S1 के पास जो आईडी है वैल्यू, ये वैल्यू कहाँ गया, जैसे 111 क्या ये आईडी में असाइन हो गया, ये नेम जाके ये असाइन हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, S1। तो S1 डॉट डिस्प्ले करते ही वो S1 के अंदर आईडी के पास जो वैल्यू है, क्या वैल्यू है, 111, और नेम जो है जो भी नाम होगा विभू वो प्रिंट कर देगा। ऐसे S2 करूंगा तो 222 और पंखुड़ी करके प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को वैल्यूज असाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। थर्ड टाइप क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये होता नहीं है, लेकिन आप इसकी कॉन्सेप्ट जो सेट वैल्यू वैल्यू असाइनमेंट रूल से उस बेसिस पे आप इसको यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। एक मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर टाइप के कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट को पास किया, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 2। मतलब क्या है, ये इसी क्लास का ऑब्जेक्ट को यूज करेगा। इसको कैसे यूज करेंगे, थोड़ा एग्जाम्पल देखेंगे। मेन मेथड के अंदर देखो, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट में जो स्टूडेंट बनाया, न्यू स्टूडेंट विभू 68 बना दिया, स्टूडेंट का नाम प्रिंट कर दिया, स्टूडेंट नेम और आईडी प्रिंट कर दिया, एसओपी प्रिंट कर दिया, हो गया। अब स्टूडेंट 2 में क्या किया, न्यू स्टूडेंट 1, न्यू स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट 1। ये जो स्टूडेंट 1 के ऑब्जेक्ट जो ये वैल्यू में पास किया हूं, उसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट में वो आ गया सेम, यहाँ पे स्टूडेंट जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर आ गया, और स्टूडेंट डॉट नेम ऐसे करके हमने क्या किया, एक जैसे भी जो भी नाम था विभू का, वो विभू का नाम को यहाँ पे प्रिंट कर दिया।
कहां से प्रिंट हो जाएगा, ये स्टूडेंट 2 के पास भी सेम वैल्यू रह जाएगा जैसे स्टूडेंट 1 के पास था। क्यों, हमने स्टूडेंट 1 को पास ऑन किया था, स्टूडेंट 2 को पास ऑन किया था स्टूडेंट 1। तो ऐसे हमने स्टूडेंट 1 ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट 2 में पास कर दिया, जो कि सेम स्टूडेंट क्लास का ही दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकते हैं। इन तीनों टाइप कंस्ट्रक्टर में अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। अगर नहीं डाउट है, वेरी गुड, कीप इट अप। आगे बढ़ते हैं एक और कंसेप्ट के साथ। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में हम सीखते हैं, क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर पढ़ रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में सीखेंगे। लेकिन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को सीखने से पहले हमें समझना होगा कि ओवरलोडिंग क्या होती है। ठीक है, ओवरलोडिंग क्या होती है और जावा में मेथड ओवरलोडिंग कहां पे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है वो सीखेंगे ना। इफ ए क्लास हैज मल्टीपल मेथड्स हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट इन पैरामीटर्स, इट इज नोन एज मेथड ओवरलोडिंग। सपोज हमारी क्लास में मेन मेथड कंपलसरी होता है, राइट। अभी जैसे जब तक जितने प्रोग्राम सिंपल प्रोग्राम किए हैं उसमें हमने मेन मेथड को कंपलसरी लिख के रखते हैं, क्योंकि ये मेथड से हमारा क्लास एग्जीक्यूट हो पाती है। जो क्लास नहीं एग्जीक्यूट होता है तो जो भी क्लास के अंदर मेन मेथड होती है उसके अंदर से इसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम उसको कॉलिंग कराते हैं। क्यों, क्योंकि कॉलिंग पॉइंट है। अब मेन मेथड का अगर मैं मेन मेथड का सिंटैक्स क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन देन स्ट्रिंग एरे आर्ग्स। अब मैं स्ट्रिंग एरे जो आर्गुमेंट है उसके अलावा मैं दो और मेन मेथड बना देता हूं, और उस मेन मेथड को मैंने एक को स्ट्रिंग पास करता हूं, एक को डिफॉल्ट पास करता हूं। क्या मतलब है, मैं दिखाता हूं। ये यहाँ पे मेरे स्क्रीन देख पा रहे हो, कैन यू ओवरलेट द जावा मेन मेथड। अगर हम आंसर पूछेंगे यस, तो मैंने क्या किया, मेन के अंदर ये तो हमारा डिफॉल्ट होता है, इसके अलावा और दो मेथड बना दिया, एक स्ट्रिंग वाला एक डिफॉल्ट वाला। तो सर ये कैसे यूज होगा, मैंने बोला मेथड ओवरलोडिंग का काम क्या है, अगर एक क्लास के अंदर सेम मेथड नाम से दो एक से ज्यादा मेथड प्रेजेंट हो, तो यहाँ पे इसकी आर्गुमेंट अगर देखेंगे अलग अलग है, एक में स्ट्रिंग है, एक में स्ट्रिंग है, एक में कुछ है ही नहीं लेकिन नाम सेम है। इस टाइप की मेथड्स को हम मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। इसकी यूज कहाँ है, कैसे यूज कर सकते हैं, हम जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे ये जो स्ट्रिंग एरे आर्ग्स वाला है वो एग्जीक्यूट होगा, ये हमें पता है। क्यों, जेवीएम को जो डेफिनेशन मिलता है कोई भी क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करने की, उसमें ये सिंटैक्स प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड है कि जहां पे मेन मेथड होगा उसकी स्ट्रिंग एरे वाला मेथड को ही एग्जीक्यूट करना है। तो जब भी आप क्लास एग्जीक्यूट करोगे तो यही वाला आएगा। लेकिन आप अपनी क्लास के अंदर आप इसको भी एक मैन्युअली कॉल करा सकते हो, मतलब डॉट मेन, ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लोगे, डॉट मेन कर लोगे तो ये मेथड भी एग्जीक्यूट होगा। अगर आपकी कोई पैरामीटर पास नहीं करोगे, यहाँ पे लिखोगे हेलो प्रिंट करने के लिए, डॉट मेन करोगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा मेथड को कॉल करा सकते हैं। लेकिन अब अभी हमारा मेन गोल क्या है, चलो देखते हैं। If we have to perform only one operation having same name of methods, increase the readability of a program। मतलब कोई भी एक ऑपरेशन करना है हमारा कोई काम, तो सेम मेथड से हमारी यूजेबिलिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल हमारी गोल क्या है, मेन मेथड आपकी जो एग्जांपल देखा उसमें 3 मेथड डिक्लेयर किया, उसका काम क्या है, प्रिंट करना है ना, कंसोल में प्रिंट करना लॉग्स, चाहे जेवीएम से करो या अपने थ्रू करो। क्या है मेन का मतलब, क्या है स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग में क्या आपको दिखाना है वो दिखाने के लिए आप अगर प्रोग्राम को यूज कर रहे हो तो अलग अलग मेथड लिखने की क्या जरूरत है, सेम मेथड लिख दो, खाली उसके आर्गुमेंट चेंज कर दोगे। जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, जो स्ट्रिंग एरे वाला आर्गुमेंट है वो तो जेवीएम कॉल करेगा ही करेगा, आप चाहते हो तो मेन मेथड को कॉल कर लो वहां से। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर सेम ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स वी कैन क्रिएट सेम methods with different arguments, which is called method overloading. Suppose you have to perform addition of the given numbers, but there can be any number of arguments. If you write the method such as int for 2 parameters and int for 3 parameters, then it may be difficult for you as well other program to understand the behavior of the method because its name differs। मतलब क्या है,
अगर आपको कहा गया कि आपको एक एडिशन प्रोग्राम बनाना है, चाहे 2 नंबर अगर यूजर देता है तो 2 नंबर का ऐड करके दो, 3 नंबर पास करता है तो 3 नंबर वाला करो, अगर 4 वाला नंबर देता है यूजर तो 4 नंबर वाला करो। तो हमें कैसे, मतलब पहले पता करना पड़ेगा कि कौन-सा कितने नंबर दे रहा है। इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करेंगे, ठीक है, आप अगर 2 नंबर पास करना चाहते हो तो हमारे पास 2 नंबर वाला एक मेथड है। अगर 3 नंबर वाला करते हो तो 3 नंबर वाला मेथड है। जिसको चाहते हैं आप उसको कॉल कर लो। फॉर एग्जांपल इसमें अगर देखेंगे, ये मेरा एग्जांपल है, राइट? तो यहाँ पे मैंने क्या एडर करके एक क्लास बना दिया। उस क्लास के अंदर इंट एड, इंट ए और इंट बी ऐसे करके 2 आर्गुमेंट पासिंग वाला एक ऐड मेथड बना दिया। जैसे ही यूजर क्या किया, 11 और 11 2 नंबर पास किया, उसको ये मेथड कॉल कर देगा। कौन ये कॉल कर देगा? जेवीएम कंपाइलर। जावा कंपाइलर क्या कर देगा कि उसको पता चल जाएगा 2 नंबर वाला ऐड मेथड को ये इन्वोक किया। अगर 3 मेथड पास किया, 3 नंबर पास किया, 11 12 13, तो तीनों को पास कर देगा। सेम नंबर नहीं नंबर ऑफ आर्गुमेंट डिफर अगर हो रहा है लेकिन गोल ऑफ पर्पस अगर सेम है तो उस केस में हम ये चीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सो वी परफॉर्म मेथड ओवरलोडिंग टू फिगर आउट द प्रोग्राम क्विकली। तो ऐसे सिचुएशंस में हम मेथड ओवरलोडिंग को ज्यादातर यूज करते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है ना, रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए प्रोग्राम में इसको, इस फीचर को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐड ही करना है, सम ही करना है, तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग डिफरेंट डिफरेंट मेथड नेम, वी कैन प्रिंट, वी कैन डू सेम टाइप ऑफ मेथड्स। ठीक है, डिफरेंट वेज टू ओवरलोड द मेथड। अब क्या बताया इसने ना, मेथड ओवरलोड करने के लिए 2 टाइप की है। पहला क्या है ना, बाय चेंजिंग नंबर ऑफ आर्गुमेंट, जो कि अभी हमने देखा। पहले एक मेथड में 2 था, दूसरे में 3 टाइप के आर्गुमेंट, 3 आर्गुमेंट थे। तीसरा चेंजिंग द डेटा टाइप। अब इसमें क्या है, चेंजिंग द डेटा टाइप कहा मतलब सबसे पहले 2 आर्गुमेंट, 2 नंबर दिया, एक इंट एक फ्लोट दे दिया। फ्लोट मतलब डेसिमल। अगर होल नंबर है तो ठीक है, अगर एक इंट होगा एक फ्लोट होगा, या एक फ्लोट दोनों फ्लोट हो गया, तो उस केस में तो हाँ, इस तरीके सिचुएशन को भी हम मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करते हैं, तो हमने ये वाला तो देख लिया जिसमें हमने दोनों इंटीजर को दिया एक केस में, और दूसरा केस में तीनों इंटीजर को दिया। अब ये वाला केस में देखोगे, इसमें ये जो 2 मेथड बनाया, एक में खाली इंट नंबर को मतलब होल नंबर्स को, एक में दोनों को। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं ना, आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से, डेटा टाइप के हिसाब से हम इसका डेफिनेशन को भी चेंज कर सकते हैं। अगर दोनों डेसिमल है तो ये वाला कॉल हो जाएगा। अब ये सिचुएशन में एक प्रॉब्लम भी आ सकता है। क्या, मान लो मिक्सचर हुआ, मतलब एक नंबर एक डेसिमल दिया, तो उस केस में हमारा एम्बिगुइटी आती है। वो किस तरह का सिचुएशन है, वो क्या किस तरह का सिचुएशन है, उसको दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एड ए इंट बी, है ना। अब यहाँ पे नीचे जो है, सॉरी, एक केस में, मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं। इंट ए लिया है, इंट बी लिया है, डबल ए डबल बी, दिस इज फाइन, मतलब दोनों सेम टाइप की डेटा है, चल जाता है। अगर मेरा एक केस ऐसे हुआ, इंट ए और इंट बी लिया, लेकिन दूसरे में क्या किया, डबल ए लिया, इंट बी ले लिया, मतलब वहां पे क्या होगा, जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा वाला को चूज करना है। वो उन दोनों में एम्बिगुइटी आ जाएगा, और कैसे एरर देगा वो इस तरीके से कुछ एरर देगा, कंपाइलेटिव एरर। मेथड इंट डबल, यहाँ पे तो इंट इंट अलग है, ऑलरेडी डिफाइंड, या फिर कुछ ऐसे आपको एरर मिलेगा। वो करके देखेंगे, अभी असाइनमेंट वाला सिचुएशन में जब जाएंगे डिस्कस करेंगे तब वो चीजें कवर करेंगे। अब आते हैं, व्हाई मेथड ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल बाय चेंजिंग द रिटर्न टाइप मेथड ओनली। एक ऐसे और सिचुएशन है, हमने बोला कि मेथड का पैरामीटर को बेस करके हमने मेथड ओवरलोडिंग कर दिया। अब रिटर्न टाइप के बेसिस पे कर सकते हैं क्या? नहीं, रिटर्न टाइप के अगर करेंगे तो एम्बिगुइटी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, एड
ऐड दोनों में इंट इंट पास किया तो ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिटर्न टाइप ऐसा है, ये रिटर्न टाइप इंट है, ये रिटर्न, ये डबल रिटर्न करता है, डबल मतलब डेसिमल है। तो उस केस में क्या होगा, ये ऐड मेथड है, ये भी ऐड मेथड है, तो जावा जावा की कंपाइलर जो है वो बोल देगा कि मेथड ऐड जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, मैं मुझे पता नहीं है कि इसको मैं किसको दूं, मतलब दोनों का तो पैरामीटर सेम है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मुझे किसको देना है, क्यों, जो रिजल्ट आएगा वो इंट में भी आ सकता है, डबल में भी आ सकता है। तो इस तरीके सिचुएशन में हम बोलते हैं एम्बिग्यूटी सिचुएशन। ठीक है, उसके बाद हमने ये चीज कवर कर लिया। ठीक है, एक और आता है टाइप प्रमोशन। टाइप प्रमोशन क्या बोलते हैं ना, डेटा टाइप जब हम पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे जावा में जितना भी डेटा हम देखेंगे कि नंबर्स हो गया, टेक्स्ट हो गया, कैरेक्टर्स हो गया, बाइट्स हो गया, डेसिमल बड़े नंबर्स हो गए, छोटे नंबर्स हो गए, तो उनके करस्पॉन्डिंग ना अलग अलग डेटा स्टोरेज जो पॉइंटर होते हैं, जो रैपर्स होते हैं, जो क्लासेस होती है, उनको हम डेटा टाइप क्लासेस बोलते हैं। उन डेटा टाइप क्लासेस को जावा में 8 तरीके से डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। उनको मैं अपनी स्क्रीन में दिखाया हूं यहाँ पे, बाइट, शॉर्ट, इंट, कार, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, है ना। तो इनकी एक हायरार्की होती है, किसका कितना बाइट्स मेमोरी एरिया होता है, कितना मेमोरी रिप्रेजेंटिंग होती है, कितनी बाइट से वो सब होती है। कुछ 8 बाइट होती है, कुछ 60 बाइट्स होते हैं, कुछ 32 बिट होती है, कुछ 64 बिट होती है। तो ये जो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में हम जब डेटा टाइप पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग रिलेटेड क्या चीज है और टाइप प्रमोशन क्या होती है ना। टाइप प्रमोशन क्या है, मान लो कि आपने एक छोटा टाइप की डेटा को बड़े टाइप के डेटा में रखना चाहते हो, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन बड़े टाइप के डेटा को जब छोटे टाइप में रखते हो तो दिक्कत हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इंट को, ये इंट है, इंट का एक नंबर ले लिया आपने 55, उसको अगर आप शॉर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो शॉर्ट की रेंज में 55 का वैल्यू आना चाहिए। अगर मैं शॉर्ट की जो रेंज है उसको क्रॉस करके एक वैल्यू दे देता हूं तो वहां पे मुझे इशू आएगी। इशू क्या आएगी, डेटा आउट ऑफ रेंज एरर। ठीक है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन अगर आप एरे में यूज करते हो तो बहुत सारे सिचुएशंस में हम फंस सकते हैं। लेकिन मेथड ओवरलोडिंग पर्सपेक्टिव से हम उसको कैसे देखेंगे ना, देखो, सम इंट ए लॉन्ग बी, इंट इंट इंट, ये टाइप के दो सम मेथड बनाया। ऑब्जेक्ट डॉट सम में क्या किया, 20 20 किया, इसमें 20 20 20 किया। अब ये जो 20 20 किया, ये क्या है, इंट है कि नहीं। लेकिन हमने पैरामीटर में क्या दिया सब मेथड का, एक में इंट दिया, चलो 20 ले लिया। लॉन्ग बी दिया, तो ये एक्चुअली इंट है, लेकिन ये क्या हुआ, टाइप प्रमोट हो जाएगा। क्यों टाइप प्रमोट हो जाएगा ना, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर की जो सॉरी मेथड की जो आर्गुमेंट है वो लॉन्ग डेटा टाइप का, और लॉन्ग जो है ये बड़ा है, किससे, इंट से। तो क्योंकि बड़ा है, छोटा वैल्यू हमेशा बड़ा वैल्यू में जब स्टोर होता है वो टाइप प्रमोट होके स्टोर होता है, मतलब लॉन्ग में वो 64 बिट में हो जाके स्टोर हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 32 बिट या 16 बिट, जितने भी जो भी कैरेक्टर। हमने इसको शॉर्ट करके अगर लॉन्ग में भी, यहाँ पे अगर शॉर्ट वैल्यू लेते और यहाँ पे भी अगर लॉन्ग रखते तो वो भी उसी तरीके से प्रमोट होके जाके स्टोर हो जाएगा। तो मेथड ओवरलोडिंग जहां पे हम यूज करते हैं, अगर पासिंग वैल्यू छोटा हो लेकिन रिसीविंग रिसीविंग पैरामीटर, रिसीविंग डेटा टाइप यहाँ पे लॉन्ग है, अगर वो उससे बड़ा है, कैसे पता चलेगा बड़ा है छोटा हुआ, उसका रेंज में नहीं दिखाया ना। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, बाइट से बड़ा शॉर्ट है, शॉर्ट से बड़ा इंट है, इंट से बड़ा लॉन्ग है। ऐसे ही कैर, इंट, फ्लोट, फ्लोट डबल, है ना, लॉन्ग डबल, इंट डबल, तो जो एरो पॉइंट करता है वो उससे बड़ा है। समझ में आ गया। इसकी डिटेल में हम डेटा टाइप में जरूर सीखेंगे, लेकिन मेथड ओवरलोडिंग प्रोस्पेक्टिव से टाइप प्रमोशन केसेस केस को बोलते हैं। अगर आपकी यहाँ पे दोनों, अगर यहाँ पे लॉन्ग ए लॉन्ग बी लिखा जाता, यहाँ पे इंट ए बी सी लिखा जाता, तो उस केस में भी अगर मैं 20 20 करता हूं
तो वो क्या करते हैं, दोनों इंट दो लॉन्ग वेरिएबल में जाके टाइप प्रमोट होके वो सेव हो जाता, यही दिखाया गया है। एज डिस्प्ले इन द एबव डिस्प्ले डायग्राम, byte can be promoted to short, int, long, float और double. The short data type can be promoted to int, long, float, ऐसे short, int, float, long, double, इस तरीके से मतलब छोटे वाले कैसे बड़े वाले में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी को हम टाइप प्रमोशन कहते हैं। मेथड ओवरलोडिंग विथ टाइप प्रमोशन इफ मैचिंग फाउंड, मैचिंग फाउंड इंट, इंट ए इंट बी लॉन्ग बी, अगर 2020 देता हूं तो क्या है ये, नाउ इंट एज सम मेथड्स गेट इन्वोक्ड, मतलब ये प्रीवियस वाला केस में, इसमें तो एक इंट एक लॉन्ग दिया, 2020 ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये इंट है या, तो इसने कन्वर्ट किया इसको। लेकिन जिस केस में इंट वाले भी है लॉन्ग वाले भी है, मतलब दो अलग मेथड है, ये दो आर्गुमेंट वाला दोनों ही मेथड है, तो उस केस में जैसे ही 20 दूंगा तो इसको ना इन्वोक करके इसको वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि आपको प्रमोशन की मैचिंग का केस उसको मिल गया, जब टाइप प्रमोटिंग करने के लिए वो केस आइडेंटिफाई किया, उसको ये 20 और 20 जो है इंट वेरिएबल से उसने आइडेंटिफाई कर लिया और मैच हो गया, और ये मेथड को कॉल करके इसको कॉल कर दिया। ठीक है, इस तरीके से चीजें हो गया। अब अगर इसमें इंट ए लॉन्ग बी, लॉन्ग ए इंट बी, देखो इसमें एक इंट एक लॉन्ग एक इंट है, ये क्या है, दो टाइप का डेटा दोनों के पास है, तो उस केस में क्या होगा, ये कंफ्यूज हो जाएगा, मैं उसको किसको क्या किस में कन्वर्ट करूंगा। तो ये 2020 को देखो लॉन्ग में भी ये कन्वर्ट हो सकता है, ये भी इंट में, तो ये नीचे वाला मेथड भी इसके लिए एप्लीकेबल है, तो ऊपर वाला भी एप्लीकेबल है, दोनों ही एप्लीकेबल है कि नहीं, क्यों, एक इंट एक लॉन्ग में, तो देखो ये दोनों के लिए काम कर सकता है। तो जिस केस में दोनों मैचिंग मिल जाती है तो वहां पे एम्बिगुइटी क्रिएट होती है, तो इस तरीके सिचुएशन को टाइप प्रमोशन विद एम्बिगुइटी कहा जाता है। समझ में आ गया, इसके साथ हम मेथड ओवरलोडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए। इसमें भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में देना, हम उस क्वेश्चंस को दोबारा हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, या फिर अगर मुझे डायरेक्ट कनेक्ट करते हो तो भी मैं ट्राई करूंगा आपको अच्छे से और एक्सप्लेन करने के लिए। जब तक आप खुद इसको एक्सप्लेन नहीं करोगे, ये मैंने छोटे छोटे प्रोग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूं, अगर आपको डाउट है तो प्लीज आप पूछो, आप जब तक नहीं पूछोगे तब तक मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग का केसेस क्या होती है, टाइप प्रमोशन क्या होती है, टाइप प्रमोशन के साथ एम्बिगुइटी क्या होती है, टाइप प्रमोशन का मैच केसिंग क्या, मैचिंग केस क्या होती है, और टाइप मैचिंग के साथ साथ एम्बिगुइटी कैसे क्रिएट हो सकता है, वो सब चीजें सीखे। अब एक और कंसेप्ट होती है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग से पहले मेथड ओवरराइडिंग भी होती है कंसेप्ट। मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है, जैसे मेथड ओवरलोडिंग सेम क्लास के अंदर दो सेम मेथड नाम से होता है, ऐसे ही इनहेरिटेंस की इंप्लीमेंटेशन की केस में अगर एक सुपर क्लास है पेरेंट क्लास और एक बेस क्लास है चाइल्ड क्लास, उस दोनों क्लास में सेम मेथड है विथ सेम आर्गुमेंट्स, तो उसको बोलते हैं हम मेथड ओवरराइडिंग। इसका मतलब कि और वहां पे प्रायोरिटी किसको दिया जाता है, जो चाइल्ड क्लास जो इनहेरिट करता है वो उसको इंप्लीमेंट करके डिफाइन कर रहा है, रीडिफाइन कर रहा है, ये माना जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर पेरेंट के पास आपके कुछ प्रॉपर्टी था, उस प्रॉपर्टी आपको अचीव हुआ, आपने उसको रीमॉडल किया, आपने उसको नया बनाया, आपने उसको रीडिजाइन किया, तो उसके बाद उसकी ओनर कौन रहेगा, आप ही रहोगे, तो आपके हिसाब से वो घर बना है ना, तो पेरेंट की जो भी डिजाइन था वो डिजाइन को ओवरलैप कर दिया गया, तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इफ सब क्लास हैज द सेम मेथड एज डिक्लेयर्ड इन द पेरेंट क्लास, इट इज नॉन मेथड ओवरराइडिंग इन जावा, एज आई टोल्ड। In other words, if a subclass provides the specific implementation of the method that has been declared by one of the parent class, it is known as method overriding. It's okay. Usage. Method overriding used to provide the specific implementation of a method which is already provided by its superclass. Method overriding is used for runtime polymorphism. हम पढ़ेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, वन टू मैनी, मैनी टू इजे रिलेशन, बहुत सारे रिलेशनशिप को भी कवर करेंगे जब पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं
मेथड ओवरराइडिंग को कैसे हम एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं। एक बैंक है, बैंक सिस्टम है, आरबीआई। आरबीआई ने आरओआई डिफाइन कर रखा है। मान लो कि हाउस लोन के लिए 8%। आपको हर हर बैंक से 8% पे लोन मिलेगा? नहीं। आपको अलग-अलग बैंक में अलग-अलग लोन लोन परसेंट मिलेगा। मतलब बैंक ने जो आरओआई डिसाइड किया, उस बैंकिंग सिस्टम को ये लोग अपनी कस्टमाइज़ करके फॉर्मेट में आपको आरओआई ज़्यादा चार्ज करते हैं। क्यों करते हैं? वो उनकी मर्ज़ी। जितने भी सिस्टम है लोन लेने का, वो सब सेम है सारे बैंक में, लेकिन सब अपना-अपना कस्टमाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करते हैं हर एक कस्टमर में। अगर आप एसबीआई जाओगे तो 7%, एचडीएफसी जाओगे 8%, आईसीआई जाओगे 7.5%। जो अलग-अलग बैंक में आप अप्रोच करोगे, एक एनडीएफसी में जाओगे, एक ऐसे नॉन नेशनलाइज्ड बैंक में जाओगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और ज़्यादा। कुछ बैंक्स में आरओआई बहुत हाई होता है, ठीक है? कुछ में डायनामिक होता है, कुछ में स्टैटिक होता है। तो ये जो इम्प्लीमेंटिंग स्टाइल है, वो इसीलिए चेंज होता है क्योंकि उन्होंने पेरेंट क्लास की जो डिफाइंड मेथड है, उसको उन्होंने ओवरराइड किया। यहाँ पे अपना खुद की जो अप्रोच है, वो इम्प्लीमेंट किया। खुद की जो जजमेंट है, वो अप्रोच किया और उसी के बेसिस पे आपको चार्ज किया। तो इन दैट वे हम मेथड ओवरराइडिंग को समझ सकते हैं। रूल्स क्या होती है इसके लिए? मेथड मस्ट हैव द सेम नेम एज द पेरेंट क्लास, मेथड मस्ट हैव द सेम पैरामीटर एज इट्स पेरेंट क्लास, मेथड मस्ट बी इन इजी रिलेशनशिप। इजी रिलेशनशिप क्या है, हम इनहेरिटेंस में जरूर देखेंगे। आप अगर इसकी एग्जांपल देखोगे, विदाउट मेथड ओवरराइडिंग एंड विथ मेथड ओवरराइडिंग, इस क्लास को देखो, क्लास बाइक, क्लास व्हीकल। इस व्हीकल में एक रन मेथड था जिसमें प्रिंट हो रहा था व्हीकल इज रनिंग। ये क्लास बाइक में कोई रन मेथड नहीं है। उसने क्या किया, सिंपली लाइन नंबर 12 में एक बाइक का ऑब्जेक्ट किया, रन किया, तो आउटपुट क्या आएगा, व्हीकल इज रनिंग। इसमें क्या है, मेथड ओवरराइडिंग नहीं है। क्यों? जो इसकी पेरेंट क्लास है व्हीकल क्लास, उसके पास तो रन मेथड था, लेकिन चाइल्ड क्लास के पास रन मेथड नहीं था, उसने इंप्लीमेंट नहीं किया। ये अच्छा बच्चा है पापा ने जो दे दिया उसी को यूज करके उसने काम चला लिया। अब मेथड विथ ओवरराइडिंग, जो दुष्ट बच्चे हैं वो क्या करते हैं, व्हीकल में रन मेथड था, इस बाइक 2 करके जो क्लास है उसमें क्या किया, एक्सटेंड किया है और अपना रन मेथड खुद बनाया। बोला कि बाइक इज रनिंग सेफली। मतलब क्या है, वो अपनी रन मेथड, खुद की रन मेथड जो है उसके अंदर उसने बाइक इज रनिंग सेफली को प्रिंट करने की कोशिश किया। व्हीकल इज रनिंग अब प्रिंट नहीं होगा। ऐसे ही जो बैंक्स होते हैं आरबीआई से जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो अप करते हैं। उसने 7.5 या 8 जो भी दिया था उसको ओवरराइड करके वो अपना-अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू देयर प्रोसेस, देयर प्रोसेसिंग फी, व्हाटएवर, बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करके वो अपना डेफिनिशन खुद बनाते हैं। इसी चीज़ को हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। अगर मैं रियल लाइफ की बात कर रहा था, ये बैंक है, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जो चीज़ मैं बार-बार बोल रहा था, उसी के लिए एक एग्जांपल लिया हूँ। एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस, इन तीनों ने अपना-अपना मेथड को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। देखो ये बैंक है, एसबीआई ने रिटर्न 8 किया, आईसीआईसीआई ने 7 किया, एक्सिस ने 9 किया, ऐसे मैंने, दिस इज जस्ट ए प्रोग्राम, सो इट इज नॉट एग्जैक्ट टू आवर रियल लाइफ, बट शोकेस ये है कि मेथड ओवरराइडिंग कैसे होता है। ये प्रोग्राम का आपको जरूर ट्राई करना, ये आपका असाइनमेंट का एक पार्ट है। समझ में आ गया? अगर मैं ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग की बात करूं, दोनों में क्या-क्या डिफरेंशिएट है। पहला तो मेथड ओवरलोडिंग जो सेम क्लास में काम करता है और रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज होती है। और ये क्या है ना, स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए मेथड जो कि ऑलरेडी पेरेंट क्लास में है, उसको ओवरराइड करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करने के लिए मेथड ओवरराइडिंग यूज होती है। मेथड ओवरलोडिंग विद इन द सेम क्लास यूज होती है। मेथड ओवरराइडिंग टू क्लास इज ए रिलेशनशिप, एक क्लास दूसरे क्लास को अगर इनहेरिट करता है तो उसको इज रिलेशनशिप कहते हैं, राइट? तो उसको फॉलो जो करता है उसको मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। मेथड ओवरराइडिंग में पैरामीटर मस्ट बी डिफरेंट। जो आर्गुमेंट्स होता है हर एक मेथड का वो अलग-अलग हो सकता है। किसी में 2 हो सकता है, किसी में 3 हो सकता है, किसी में 1 हो सकता है, किसी में 4 हो सकता है, सेम मेथड नेम के साथ। रिटर्न टाइप को कंसीडर ही नहीं करेंगे हम। डोंट गो फॉर रिटर्न टाइप, मैं आर्गुमेंट्स की बात कर रहा हूँ।
अगर मैं सेम मेथड ओवरराइडिंग की बात करूं, मेथड ओवरराइडिंग जितना आर्गुमेंट पेरेंट क्लास में था उतनी ही चाइल्ड में होना चाहिए। तो मेथड आर्गुमेंट, मेथड नेम सेम होना चाहिए। ठीक है। Method overloading can't be performed by changing return type by method only. Return type can be same or different in method loading, but you must have changed the parameter. Parameter को ज्यादा फोकस दिया जाता है। Return type must be same और covariant in method। इसमें सब कुछ सेम होना चाहिए। पेरेंट का जो भी प्रॉपर्टी था, रिटर्न टाइप, आर्गुमेंट, मेथड नेम, सब कुछ सेम होना चाहिए मेथड ओवरराइडिंग में। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट अंडरस्टैंडिंग को कवर करते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, जिस चीज का हम डिस्कस किए कंस्ट्रक्टर के बारे में, जैसे मेथड ओवर लोडिंग होता है ऐसे कंस्ट्रक्टर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप देख सकते हो कंस्ट्रक्टर में भी हम मल्टीपल आर्गुमेंट दे सकते हैं जिसमें पैरामीटराइज कर सकते हैं। तो इसमें 2 है, इसमें 3 है, राइट। तो आप जिसको आप पास करोगे, 2 को पास करोगे तो 2 वाला कॉल होगा, 3 को पास करोगे तो 3 पास होगा। तो इस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को बोल सकते हैं। In a same class, if multiple constructors, parameterized constructors present with a different number of arguments, we can consider their method overloading occurs. Okay, method overloading occurs. Okay. कंस्ट्रक्टर और मेथड में क्या डिफरेंस है ये बता दिया गया। कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए होती है, मेथड एक बिहेवियर, एक ऑब्जेक्ट का बिहेवियर कोई एक स्टेट ऑफ सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा उसको एक्सप्लोर करने के लिए होती है। एक कंस्ट्रक्टर शुड नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप कंस्ट्रक्टर में नहीं होता है। मेथड के पास रिटर्न टाइप होना चाहिए, अगर कुछ नहीं है तो आपको वॉइड लिखना पड़ता है। द कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड इम्प्लिसिटली, कंस्ट्रक्टर इंटरनली अपने आप कॉल होता है, मेथड को एक्सप्लिसिटली या फिर मैन्युअली हम इन्वोक करते हैं। कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है। अगर आप कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते हो तो कंस्ट्रक्टर को डिफॉल्ट जो जावा कंपाइलर है वो बना के दे देता है, लेकिन मेथड ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको खुद लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर में नेम, क्लास नेम इक्वल होना चाहिए, मेथड का ऐसा कोई रूल नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मेथड और कंस्ट्रक्टर में डिफरेंशिएट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर पढ़ा था, राइट। कॉपी कंस्ट्रक्टर में जो चीजें हम सीखे थे उसको हम 100% तो नहीं मानते, बट हाँ, तो उसका गोल क्या था, कॉपिंग द वैल्यूज, राइट। एक एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट को। तो और क्या क्या अप्रोचेस है यहाँ पे डिफाइन किया गया है, बाय कंस्ट्रक्टर, बाय असाइनिंग द वैल्यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, बाय क्लोन मेथड ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। तो देखो तीनों अप्रोच है इसमें। कैसे, पहले में कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया, 111 करंट कर दिया, दे दिया। फिर दूसरे में क्या किया, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट बनाया। फिर उसकी जो ऑब्जेक्ट की आईडी इक्वल टू s1 डॉट आईडी किया, s2 नेम इक्वल टू s1 डॉट नेम किया। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, असाइनिंग द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, ये सेकंड वाला। ठीक है। कंस्ट्रक्टर के थ्रू वाले में, इसमें देखो कंस्ट्रक्टर के थ्रू डायरेक्टली हम इसको असाइन करते हैं। ठीक है। तो ये दो अप्रोच जो है हमारा वैल्यूएशन का। तीसरा कौन सा है, क्लोन मेथड। क्लोन में क्या करोगे, क्लोन में एक अप्रोच होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। उसके लिए जावा की प्रीडिफाइंड क्लास आती है क्लोनेबल, उसको आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा इंटरफेस को, और उसमें एक मेथड होता है क्लोन, उस मेथड को भी ओवरराइड करना पड़ेगा। और रिटर्न सुपर डॉट क्लोन, ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है उसको हमें कॉल करना पड़ा। तो टेस्ट क्लास था, इसमें एक्स वाई दो वेरिएबल था। टेस्ट टू करके क्लास जो है उसमें हमें उसका क्लोन लेना था, मतलब कॉपी करना था टेस्ट टू का। तो उसमें जो इंट ए बी है और सी इक्वल टू न्यू टेस्ट जो लिखा है, इस क्लास के जो ऑब्जेक्ट है सी वेरिएबल है उसको हमें रखना था टेस्ट टू के अंदर। मेन क्लास के अंदर हमने टेस्ट टू का ऑब्जेक्ट को वैल्यू दे दिया। अब टेस्ट टू की जो ऑब्जेक्ट बना उसमें टी1 डॉट क्लोन, ये जो पहला ऑब्जेक्ट बना उसका क्लोन बनाया, ये मेथड के थ्रू, ये डॉट क्लोन मेथड कॉल के थ्रू। तो जैसे ही क्लोन हुआ वो क्या करेगा, ये टी1 के पास जो डेटा था वो डेटा को ये टी2 ऑब्जेक्ट को पास ऑन कर देगा। अब टी2 में जो अपडेट्स है वो अपडेट के साथ वो डेटा को ड्राइव होगा। ये प्रोग्राम आपको मैंने हाई लेवली समझा दिया है, डिटेल लेवल पे तब समझाएंगे जब आप असाइनमेंट खुद एक बार करोगे। क्लोन क्या होती है, कॉपी वैल्यूज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी एसेट्स होता है, एलिमेंट्स होता है, प्रॉपर्टीज होती है, उनको अगर कॉपी कैट करना चाहते हो आप दूसरे ऑब्जेक्ट में तो उसको हम क्लोन कहते हैं। उसके लिए जावा ने सीरियलाइज्ड, जावा ने क्लोनेबल करके एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रखा है। उस की जो सेट ऑफ रूल्स है उसको भी हमें फॉलो करना पड़ता है। तो जब भी वो इंटरफेस को आप इंप्लीमेंट करोगे उसकी जो
मेथड है क्लोन करके मेथड, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे किया है, ठीक है? और उसके अंदर जो कंटेंट है सुपर डॉट क्लोन, उसको कॉल करना पड़ेगा। फिर जहाँ पे आप उसको यूज करना चाहते हो, उसकी ऑब्जेक्ट देखो, टेस्ट2 इस क्लास का ऑब्जेक्ट T1 करके बनाया था। T1 में ए बी सी डॉट एक्स सी डॉट वाई करके इन सब का वैल्यू, इसका वैल्यू 30, इसका वैल्यू 40, और ये दोनों का वैल्यू रख दिया 10 और 20, और उसके बाद क्लोन कर दिया। अब T2 के पास देखो क्या क्या होगा, इसकी जो वैल्यू था वो वैल्यू आ गया, T2 डॉट ए इक्वल टू 100, मतलब इसका वैल्यू उसने 100 रखा, इसका वैल्यू T डॉट सी डॉट एक्स इक्वल टू 300 रखा। अब इसके बाद इसके रिजल्ट कितना आता है वो आप खुद करोगे और मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखोगे हमने ये प्रैक्टिस किया और ये चीजें आ गया। ठीक है, कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली विल कनेक्ट एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। सो असाइनमेंट मैंने यही दिया आपको, जितने भी कंस्ट्रक्टर और मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग रिलेटेड प्रोग्राम हमने एक्सप्लोर कर करके सारे चीज को प्रैक्टिस करना है। और दूसरा, ये जो प्रोग्राम लास्ट प्रोग्राम हमने क्लोनेबल के लिए डिस्कस किया, उसको भी आपको एक सैंपल केस करके बना के बताना है कि आपका प्रोग्राम में आउटपुट कितना आया। थैंक यू सो मच, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर, बाय।